हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी लेकर आए हैं। क्लास 7th की एनसीईआरटी 6th की हम अभी नहीं लाए हैं बट जल्द ही लेकर आएंगे। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो एंशिएंट इंडिया के ऊपर है, प्राचीन भारत के ऊपर। और जो हमारी 7th की एनसीईआरटी है वो मध्यकालीन भारत के ऊपर है, मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर है। अब ये जो क्लास है ये किस पर्पस से किनको फ़ायदा देगी, तो पहली बात तो जो क्लास 7th के स्टूडेंट्स हैं ऑफ कोर्स उनके लिए फ़ायदेमंद है क्लासेस, वो ज़रूर देखें। दूसरा, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आगे करने की सोच रहे हैं उन लोगों को एनसीईआरटीज़ पढ़ना हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटीज़ पढ़कर ही एग्ज़ाम क्रैक किए जा सकते हैं। और आजकल सुनने में आ रहा है कि जो एसएससी है उन्होंने भी अपने एग्ज़ाम पैटर्न को एनसीईआरटी बेस्ड करने की कोशिश की है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ एनसीईआरटी से आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो हम हर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए हम क्लास 7th की एनसीईआरटी लेकर आए हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बस वीडियो देखें, मेजर पॉइंट देखें और उनको नोट करते जाएं, या आप बस वीडियो को बार बार सुने और देखें। तो आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 1000 वर्षों के दौरान क्या बदलाव हुए, ये फर्स्ट चैप्टर है। मतलब मेडिवल हिस्ट्री शुरू होती है। मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो मुग़ल वगैरह सबसे पहले हमने एंशिएंट इंडिया ख़त्म करा। उसके बाद हम मेडिवल पे बढ़ेंगे। जब हम मेडिवल पे बढ़ेंगे तो आप देखोगे 1000 से लेकर अराउंड 1000 से लेकर अगले 1000 सालों तक, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आते तब तक का इतिहास हमको पढ़ना होगा। लगभग 800-900 सालों का इतिहास हमें देखना है इस दौरान। तो हम देखेंगे तो ये 1000 सालों के बदलाव को पढ़ने का तरीका है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पेज पे ही हमें देखने को मिला वो क्या है, वो है मानचित्रकार। कि मानचित्रकार कौन होता है। तो मानचित्रकार वो पर्सन होता है जो मैप बनाता है, नक्शे बनाता है, वो मानचित्रकार होता है। ये बिल्कुल फर्स्ट पेज पे फर्स्ट हमें पढ़ने को मिला। इसके अलावा फर्स्ट पेज पे आप कुछ ज़्यादा नहीं देखोगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें पता लगता है नई और पुरानी शब्दावली। इस पैराग्राफ में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ बात की गई है कि जो लैंग्वेज थी उसके शब्द थे उनके मतलब बदल गए थे टाइम के साथ। जैसे मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी से अलग थी। जो पहले की फ़ारसी लैंग्वेज थी वो बाद की फ़ारसी से बदल गई और समय के साथ शब्दों का मतलब बदल चुका था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल दे रखा है हिंदुस्तान शब्द का, कि हिंदुस्तान को क्या बताया गया है। आज हम भारत का जो यूज़ करते हैं, हिंदुस्तान का जो यूज़ करते हैं, वो पहले के टाइम में सेम नहीं था। 13th सेंचुरी में जब फ़ारस के इतिहासकार, फ़ारस मीन्स यहाँ पे पर्शिया है, दैट इज़ ईरान वाला एरिया, जब वहाँ के एक हिस्टोरियन थे मिन्हाज-ए-सिराज, जिनका नाम हमें याद होना चाहिए। मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करा। तो उनके हिंदुस्तान शब्द का मतलब क्या था। जब हम भारत हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे मिन्हाज-ए-सिराज, तो उस टाइम हिंदुस्तान का मतलब क्या था। उन्होंने उस टाइम मतलब निकाला पंजाब के एरिया से, हरियाणा के एरिया से, और ये गंगा यमुना का जो एरिया है, मतलब देखोगे अगर आप तो सेंट्रल, तो आप देखोगे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं वो। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए यूज़ करा जो दिल्ली के सुल्तान के अंदर आते थे। ये वाला एरिया दिल्ली के सुल्तान के अंदर था, तो ये वाला एरिया हिंदुस्तान था। जैसे जैसे सल्तनत की डेफिनेशन मतलब सल्तनत पीरियड ने, जो सल्तनत काल था वो साउथ इंडिया की तरफ नीचे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हिंदुस्तान शब्द का दायरा भी बढ़ता चला गया था। इसमें और भी क्षेत्र आने शुरू हो गए। दक्षिण भारत को शुरुआत में हिंदुस्तान शब्द में नहीं डाला गया था, लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया, पावर बढ़ती गई सल्तनत की, उस तरह से भारत जो हमारा हिंदुस्तान शब्द है उसमें साउथ इंडिया भी इंक्लूड कर लिया गया था। 16th सेंचुरी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करा। फिर इसके बाद बताया गया मिन्हाज-ए-सिराज ने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करा, उसके बाद बाबर ने करा।
बाबर ने यहाँ की ज्योग्राफी को, यहाँ के एनिमल्स को, यहाँ के रहने वाले लोगों के कल्चर को बताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करा था। बाद में एक और कवि है अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का इस्तेमाल करा है, लेकिन उनका शब्द और आज का शब्द में अंतर हो सकता है। वही बातें बताई गई हैं कि भाषा का मतलब बदल जाता है वक्त के साथ, है ना। तो ये जो हिंद शब्द था अमीर खुसरो का, ये बताया गया है कि उनके द्वारा अमीर खुसरो ने जो हिंद शब्द का इस्तेमाल करा है वो कुछ कुछ सिमिलर है बाबर के। बाबर और अमीर खुसरो का जो शब्द है हिंदुस्तान, लिटिल बिट सिमिलर है, ये बताया गया है। लेकिन भारत का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग है हिंदुस्तान से। इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद हमें बताया गया एक और शब्द, दैट इज़ विदेशी। विदेशी कौन होता है? आज विदेशी का मतलब होता है वो जो भारत का नहीं है, मतलब वो विदेशी है। बट उस टाइम में विदेशी का क्या मतलब था? उस टाइम में विदेशी थोड़ा अलग ही देखा जाता था। कोई भी, अब जैसे आप देख सकते हो किसी गांव में, मतलब कोई भी बाहर से आने वाला अनजान व्यक्ति ही विदेशी होता था, जिसका समाज या संस्कृति का हिस्सा ना रहा हो, मतलब जो आपसे अलग हो, वो विदेशी कहलाता था। इसको हिंदी में परदेसी कह देते थे, फारसी में अजनबी कह देते थे। मतलब वो बंदा जो आपके गाँव मोहल्ले का नहीं है, अचानक से देखने को मिल रहा है, मतलब वो विदेशी हो गया, भले ही आप एक ही देश के हो, है ना। तो विदेशी का मतलब पहले कुछ कैसा था और आज कैसा है, आप समझ सकते हो। जैसे जो नगर में रहते हैं उनके लिए गांव के लोग विदेशी हो सकते थे, ऐसे ही एक गांव में रहने वाले दो किसान आपस में विदेशी हो सकते थे, क्योंकि उनकी अलग अलग धार्मिक जातीय परंपराएं थी। सॉरी, आई थिंक, देखिए ये लाइन देखिए, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जातीय पहचान से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। मतलब अगर ये एक प्लेस है, यहाँ पर दो लोग रह रहे हैं, भले ही उनका कल्चर अलग हो, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, लेकिन वो हमेशा से यहाँ रहते आ रहे हैं, मतलब वो विदेशी नहीं है। लेकिन वहीं पर यहाँ से एक बंदा चलता हुआ आया और वो कभी यहाँ रहता नहीं था, यहाँ आकर रहना शुरू कर दे, तो ये लोग कहेंगे कि ये तो विदेशी है ना। जो बाहर से आया है, वहाँ कभी रहता नहीं था, वो विदेशी था। अब वो बाहर मतलब ये भी हो सकता है आपके पड़ोस वाले राज्य से कोई आके रहने लगा तो वो विदेशी हो गया। उस टाइम में ऐसा होता था विदेशी, ये कहने की कोशिश है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हमसे बात की गई है कि ये वाला जो टाइम पीरियड है 700 से 1750 के बीच, ये वाला 1000 वर्षों का इतिहास हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें नीचे बताया गया है कि किस तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम पे कई सोर्सेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सिक्के, कॉइन्स जो होते हैं राजा महाराजा बनवाते थे, तो उनमें उनके चिन्ह होते थे या फिर सिंबल होते थे या फिर उनकी कोई निशानी होती थी, कुछ लिखवाते थे, खुदवाते थे, अपना फ़ोटो बनवा लेते थे, जिनसे हमें उसके बारे में पता लगता है। शिलालेख होते हैं, मतलब जो उकेरा जाता है पत्थरों पर, बर्तनों पर, शिलालेख होते हैं किसी चट्टानी सतह पर। स्थापत्य जो भवन निर्माण होता है, मतलब जो बिल्डिंग्स होती है वो। लिखित सामग्री होती है। इन सब के थ्रू हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाई की थी कि एंशिएंट भारत के बारे में हमें ऐसे पता लगा कि क्या क्या यूज़ होता था। वहीं जो मध्यकालीन भारत है वहाँ पे लिखित सामग्री बढ़ जाएगी, और भी चीज़ें आएंगी जिनसे हमें पता लगता है मध्यकालीन भारत के बारे में। जैसे कि इस दौरान जो पेपर था, कागज़ था, वो बहुत सस्ता हो गया था, बहुत ज़्यादा पैमाने पर यूज़ होता था। मतलब धर्म ग्रंथ हो, जो रिलीजियस बुक्स होती है, राजा होते हैं, संत होते हैं, मतलब हर कोई लिखना स्टार्ट कर चुका था हिसाब किताब हर चीज़ का। पैसे वाले लोग हो, शासक हो, मठ हो, मंदिर हो, ये सभी अपने पास पांडुलिपियाँ रखते थे जिन पर लिखा हुआ होता था, और इनको पांडुलिपियों को रखने की एक जगह होती थी जिसे पुस्तकालय या अभिलेखागार कहा जाता था। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है जो मध्यकालीन भारत है उस टाइम पे रिटर्न सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, और वो रिटर्न सोर्सेज से ये पांडुलिपियाँ कागज़ पर लिखी जाती थी, जो कि मतलब कागज़ आराम से यूज़ होना शुरू हो गया था। पहले जैसे इस बुक में ही एग्जाम्पल बता रखा है कि मान लो
एक सदी में आप कागज़ लेने जाओ, आपको कागज़ तक ना मिले, तो आपको पुरानी वाली जो अपनी लिपि थी, पुराना वाला जो कागज़ था, उसको पानी में घोल के मिटाना पड़ेगा, फिर नया कागज़ बनाना पड़ेगा नया लिखने के लिए। पहले इतनी कमी थी कागज़ की, धीरे धीरे वो कागज़ जो था इतना नॉर्मल हो गया, सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो गई। तो कागज़ भी बहुत नॉर्मल हो गया था यूज़ होना इस टाइम पीरियड में। फिर इसके आगे लिखा है कि पहले छापा खाना नहीं था, तो लिपिक और नकलन वीस होते थे जो प्रतिकृति बनाते थे। मतलब कि पहले मशीन नहीं आई थी कि फ़ोटोकॉपी हो जाएगी, तो जब फ़ोटोकॉपी नहीं हो सकती थी तो लिपिक होता था जो खुद से ही अपने हाथों से दोबारा कॉपी करके लिखता था, उसे ही नकल नवीस और प्रतिकृति मतलब कॉपी करना, कॉपी होना। ठीक है, तो ये काम हमें उस टाइम पर देखने को मिलते थे, क्योंकि उस टाइम पर जो था अवेलेबल नहीं थी ऐसी सोर्सेस कि आप फ़ोटोकॉपी करा सको। इसके बाद हमें एक बार यहाँ देखो अभिलेखागार दे रखा है। अभिलेखागार होता है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को इकट्ठा करके रखा जाता है। वर्तमान में सरकारों के पास भी अपना अभिलेखागार है जहाँ पे सरकार अपना लेन देन ब्यौरा रखती है, तो वो अभिलेखागार हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको दे रखा है लघु चित्र मिनिएचर। जो लघु चित्र और मिनिएचर है उसको देखें अगर हम, तो पांडुलिपियों को स्पष्टता देने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। मतलब ये चित्र है, देखो ये फ़ोटो दिख रही होगी, ये फ़ोटोज़ हैं जो कि एक पांडुलिपि में लगी हुई होती थी। एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लो ये फ़ोटो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पांडुलिपि है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो साइड में ऐसे फ़ोटो लगा होता था, यहाँ कुछ लिखा होगा। ये छोटे छोटे फ़ोटोज़ लगे हुए होते थे ताकि जो पांडुलिपि है वो बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग हो, कहानी टाइप हो, फ़ोटोज़ भी दिखे उसमें, कलर पेंटिंग्स इस तरीके से, तो ये बनाई जाती थी, इन्हें बोलते थे मिनिएचर। आगे चलकर संग्रहकर्ता क्या करते थे, इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे। मतलब ये इतनी सुंदर होती थी कि इन्हें फाड़ लेते थे और फिर इनको अलग करके बेचना चालू कर दिया। इसके बाद हमें बता रखा है जो प्रतिलिपि होती थी वो कॉपी पे कॉपी होती जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी मशीन तो थी नहीं कि फ़ोटो कॉपी हो जाएगी, तो प्रतिलिपियाँ जो होती थी उनमें गड़बड़ियाँ हो जाती थी। एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल में किसी का होमवर्क कॉपी करके देखते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपको उसकी कोई बात समझ नहीं आई, राइटिंग समझ नहीं आई, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप क्या करते थे, अपनी भाषा में घुमाकर या खुद ही अंदाज़ा लगा के कि शायद इसने ये लिखा होगा, ऐसे लिख देते थे। तो ऐसे ही एक कॉपी जो थी उसको जब दोबारा बनाया जाता होगा, हर पॉइंट समझ नहीं आएगा तो वो बंदा खुद से ही पलट के लिख देगा अपनी भाषा में, फिर ऐसे ही दोबारा कॉपी बनाने का टाइम आया तो वो भी यही काम करेगा। इस तरीके से हज़ारों कॉपी बन जाती थी, तो मतलब जो मेन ओरिजिनल वाला था कंटेंट वो तो गायब ही हो जाता था, ये बताने की कोशिश की गई है। ओके, एक सेकेंड रुको। और फिर बताया गया ऐसे में हिस्टोरियंस को ही इन ग्रंथों को पढ़ने में, अध्ययन करने में मुश्किल आती थी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, ओरिजिनल कॉपी में क्या लिखा होगा, अंदाज़े ही लगाने पड़ते थे, है ना। तो और कई बार क्या होता था, यहाँ पे मेंशन्ड है जो लिखने वाला लेखक था वो खुद भी अपनी कॉपी की कॉपी कर लेता था, मतलब अपनी कॉपी को संशोधित कर देता। हो सकता है उसे अपनी पुरानी कही हुई बात अच्छी ना लगी हो, उसको लग रहा हो कि यार कुछ नया लिखना चाहिए, फिर से लिखना चाहिए, तो वो खुद भी अपनी कॉपी को सुधार लेता था, संशोधन कर लेता था। 14वीं सेंचुरी में जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत 1356 में और दूसरी बार 2 साल बाद लिखा। मतलब उसका जियाउद्दीन बर्नी जो है इसने अपनी ही कही हुई बात को दोबारा लिखा, और लेकिन इतिहासकारों को 1971 तक पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। तो हमारे हिस्टोरियंस भी परेशान, उन्होंने जो उसने दूसरा लिखा वो तो हमने भी पढ़ रखा था, लेकिन हमें बाद में पता लगा उसने तो पहला भी लिखा था। तो यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि संशोधन कर लेते थे ये अपने ही काम में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नए सामाजिक राजनीतिक समूह, मतलब उस टाइम पे और क्या क्या हो रहा था उस टाइम में। देखो आप, नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे रहट चलने चालू हो गए। रहट गांव में देखे होंगे आपने, सिंचाई के लिए रहट होते थे, कताई के लिए चरखे आ गए,
और युद्ध में यूज़ करने के लिए बारूद आ गए। ये नई नई थी, टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, टेक्नोलॉजी आनी चालू हो गई इस टाइम पीरियड में। नए तरह के खाने पीने आए, मतलब भारत में अब आलू ओरिजिनल नहीं था। मध्यकालीन भारत में आपको आलू देखने को मिलेगा, नोट भालू। आलू आया, मक्का आया, मिर्च आई, चाय आई, कॉफ़ी आई, ये बाद में आए हैं, ओरिजिनली भारत में नहीं थे। ध्यान रहे ये बदलाव नई टेक्नोलॉजी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो बाहर से आए थे, जो तुर्क थे, अरब के लोग थे, जो भारत में आए वो लेकर आए। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी बदलाव देखने को मिले, उसके बारे में बता रखा है। फिर बता रखा है गतिशीलता। यहाँ पर लोग क्या थे, ट्रैवल करना चालू कर गए, एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्यों? अवसर की तलाश में, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोगों ने ट्रैवल करना शुरू करा बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में। वेट फॉर अ सेकेंड। इसके बाद जिक्र है राजपूत का। राजपूत कौन थे? राजपूत जो है, इनका नाम जो कि राजपुत्र भी था, मतलब राजा का पुत्र, इससे निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम योद्धाओं के उन लोगों के लिए यूज़ होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे, मतलब ये खुद को क्षत्रिय कहते थे, राजपूत। अब ये जो क्षत्रिय थे इनमें सब आ जाते थे। राजपूत शब्द के अंदर राजा आता था, राजा के अलावा सामंत भी आ जाते थे, सेनापति भी आ जाते थे, सैनिक भी आ जाते थे। मतलब राजपूत एक बहुत वाइड शब्द है, इसके अंदर हर कोई आ जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ क्षत्रिय के ही लोग थे, और भी थे जो पूरे उपमहाद्वीप में सेनाओं में सेवा करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता के बारे में बताते हैं कि राजपूत किस तरीके के थे। प्रबल पराक्रम, बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग थे, स्वामी भक्त थे, जो जैसे जो जुबान दे दी मतलब दे दी, ये वाले लोग थे ये लोग, है ना। अवसरों का लाभ उठाना, मतलब इसी टाइम पीरियड में जब मध्यकालीन भारत था, जब भारत मतलब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रही थी, उस टाइम नए नए साम्राज्य भी देखने को मिले। मुग़ल कमज़ोर हुए तो और नए साम्राज्य डेवलप हुए जो अपने आप को अलग करने लगे थे इन राजवंशों से, मतलब इन साम्राज्य से, जैसे मुग़ल से और दिल्ली सल्तनत से अलग होने लगे। फिर उनके बारे में बता रखा है, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, कई लोग थे जो डेवलप हुए इसी टाइम में राजनीतिक दृष्टि से। और कायस्थ के बारे में बता रखा है। कायस्थ कौन होता है? तो लिपिक और मुंशी का काम करने वाली जाति होती है कायस्थ। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। उस टाइम में खेती मेन सोर्स था इनकम का, कमाई का। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ा तो उस टाइम जातियाँ भी और डेवलप होने लगी, जाति उपजाति बढ़ने लगी। ये उनके पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा नीचा बनने लगा। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, पावर, संसाधन का नियंत्रण होगा, ये उसकी जाति से डिसाइड होने लगा। मतलब आपकी कास्ट से, आपके रिसोर्सेज से तय हो गया आपकी कास्ट। जैसे अगर किसी पे ज़्यादा पैसा है, संसाधन है, तो मतलब उसकी कास्ट ऊंची हो जाएगी। उस टाइम में ऐसे बनी है कास्ट मध्यकालीन भारत में। देखो, जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति उपजाति में बांटे जाने लगे। उनके पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे फिक्स नहीं थे। किसी जाति के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधन का नियंत्रण है, उसके आधार पर दर्जे भी बदलते रहे। कितने संसाधन हैं किसके हाथ में, उसके आधार पर दर्जा बदला। कास्ट जो थी उसी के आधार पर बनी कि कोई कितना पावरफुल है। एग्जाम्पल दे रखा है, एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। मतलब एक ही कास्ट का बंदा हो सकता है दिल्ली में वो पावरफुल हो क्योंकि उसके पास संसाधन बहुत है, वही बंदा राजस्थान में जाकर इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। भले ही वो ऊंची कास्ट मानी गई हो दिल्ली में, लेकिन राजस्थान में नहीं मानी जाएगी, उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का अंतर मध्यकालीन भारत में था संसाधनों के ऊपर, जिसका कंट्रोल उसी की कास्ट ऊंची मानी जाती थी। फिर इसी टाइम में अपने सदस्यों के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए जातियां खुद अपने नए नियम बनाती थीं। नियमों का पालन जो थे वो बड़े बुजुर्ग करवाया करते थे। इन बड़े बुजुर्गों की एक सभा होती थी जो नियम पालन करवाती थी, जिसे जाति पंचायत भी कहा जाता था। जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। गांव के भी रिवाज होते थे और गांव पर मुखियाओं का शासन होता था।
गाँव पर मुखियाओं का शासन होता था। कुल मिलाकर वह किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। मतलब ये जो जाति थी, इन जातियों के अपने खुद के कानून व्यवस्था बनने लगी, जो कि एक सभा डिसाइड करती थी, जो कि जाति पंचायत थी। जाति पंचायत में इन जातियों के अपने नियम तय होने लगे थे। इस टाइम में ये देखने को मिला, जो हम आज भी देखते हैं खाप पंचायत के तौर पे, जो जाट और गुज्जर चलाते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य, किन किन का क्या क्या एम्पायर था। डिटेल तो अभी नहीं आई है एनसीईआरटी, क्योंकि मतलब अभी फर्स्ट चैप्टर ही है, लेकिन बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन की तारीफ में एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है। गयासुद्दीन बलबन की तारीफ में संस्कृत प्रशस्ति मिली है। और उसके विशाल साम्राज्य के बारे में बताया, जो बंगाल में गौड़ से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें पूरा दक्षिण भारत भी आ जाता था। देखो कितना सारा एरिया जो था ये बलबन ने जीता, उसके बारे में बता रखा है। इसके बाद मैप भी बता रखा है। वेट फॉर नेक्स्ट पेज। इसके बाद हमें मुग़लों के ख़त्म होने के बारे में बताया। जब मुग़लों की सत्ता गिरी तो जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य था, जो चारों तरफ साम्राज्य फैला हुआ था, उसके नेचर में बदलाव आ गया। कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। मतलब जो सर्व क्षेत्रीय था, इतनी बड़ी साम्राज्य चला रहा था, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, छिटपुट साम्राज्य जो थे वो चलने लगे थे उनके अंदर ही, भले ही नाम के, क्योंकि सेंट्रल पावर जो थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। तो ऐसे छोटे मोटे साम्राज्य खड़े हो गए, और सेंटर का जो साम्राज्य था वो तो नाम का ही रह गया था फिर। इसके बाद हमें बताया गया है कि उस टाइम में धर्म में भी कुछ बदलाव देखने को मिले। लाइक हिंदू धर्म जो आज हम देखते हैं, उसमें नए देवी देवता देखने को मिले। राजाओं ने मंदिर बनवाए। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता चला गया। मतलब नए नए भगवान आए, नए नए मंदिर बने, और जो पुरोहित थे उनका स्थान और बढ़ गया, ब्राह्मणों का स्थान और बढ़ गया, क्योंकि राजाओं को उनकी ज़रूरत थी। संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान होने के कारण ब्राह्मणों का बहुत आदर किया जाता था। इसके संरक्षक थे नए नए राजा। मतलब संरक्षक मतलब उन्हें बचाव करने का काम करते थे ये राजा, अपनी प्रतिष्ठा की आशा में, क्योंकि ब्राह्मणों का ऊंचा दर्जा था, तो उन्हें लगता था कि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके ज्ञान के साथ रहेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो साम्राज्य में जो आम जनता है उनसे भी जुड़े रहेंगे, उनसे अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करवा पाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे शब्द का मतलब भी समझाया गया। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार को, शिल्पकार को, विद्वान को, अभिजात को मदद दे या सहारा दे, संरक्षक होता है। संरक्षक कौन थे? राजा थे। किसका कर रहे थे? ब्राह्मणों का कर रहे थे, ताकि उनकी पावर बनी रहे समाज में, क्योंकि समाज में उनका बहुत ज़्यादा आदर होता था ब्राह्मणों का, और उनके आदर से राजा को ही फ़ायदा था। राजा भी फिर ब्राह्मणों को आदर देगा, ताकि राजा के अंदर प्रजा रहे, प्रजा राजा को सपोर्ट करती रहे। इस तरह की राजनीति थी, आप समझ ही गए होंगे। फिर इसके बाद बताया गया कि उस टाइम में भक्ति की अवधारणा थी। मतलब भक्ति मूवमेंट भी मध्यकालीन भारत में ही देखने को मिलता है। नए नए धर्मों का उदय हो रहा था। उस टाइम भारत में एक नया धर्म आया, जो 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के द्वारा पहुंचा। मतलब जो भारत में ट्रैवल करने आए थे उन लोगों के द्वारा, जो बिज़नेस करने आए थे उन लोगों के द्वारा भारत में एक नया संदेश, एक नया धर्म लाया गया। वो था कुरान शरीफ का संदेश, जो कि इस्लाम धर्म था। मुसलमानों के लिए उनका सबसे पवित्र ग्रंथ है ये कुरान शरीफ। केवल एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। ठीक है, इसके आगे बताया गया कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री अर्थात उल्मा को संरक्षण देते थे। उल्मा, ये आप हमारी शॉर्ट वीडियोस कवर कर रहे हैं, तो आपको मध्यकालीन भारत के बारे में और डीपली पता लगेगा। आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे भी उलेमा को। ये जो उलेमा थे, ये लोग धर्म, जैसे आपने हमारे हिंदुओं में पढ़ा ना कि राजा होते थे और वो सपोर्ट करते थे ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, ताकि फ़ायदा मिले अपनी पावर में। सेम टू सेम मुस्लिम सुल्तान करता था, अपनी पावर को बनाए रखने के लिए सपोर्ट देता था उलेमा को। उलेमा इनका धार्मिक गुरु होते थे। मुस्लिम्स के धार्मिक गुरु हैं उलेमा।
ठीक, इसके अलावा आगे पढ़ते हैं। इसके बाद बताया गया है कि मुसलमानों में दो तरह, मतलब मुस्लिम्स में भी कुछ बदलाव थे। दो तरह की कैटेगरी आप देख सकते हो। मुस्लिम में शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के शुरुआती दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी ये परंपरा चलती रही। ठीक, इसके बाद हमें एक छोटा सा अंतर दे रखा है शिया सुन्नी के ऊपर, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। जो शिया थे उनके बारे में बता रखा है, एक सेकंड। शिया वो लोग थे जो अली को, पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को रियल पावर मानते थे कि यही खलीफा होना चाहिए, यही होने चाहिए जो आगे उत्तराधिकारी बनेंगे इस्लाम के। दूसरी तरफ खलीफा की पोस्ट स्टार्ट की गई थी। इसको मानने वाले, मतलब अली उनमें पहले नहीं थे लेकिन खलीफा की पोस्ट शुरू हो गई थी। वो दोस्त थे आई थिंक, जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके दोस्त वगैरह, उनके वंशज उन्होंने आगे बढ़ाया खलीफा की पोस्ट को। तो वो जो थे वो सुन्नी कहलाते हैं। तो जो लोगों ने अली को एक्सेप्ट करा वो शिया हो गए, जिन्होंने अली को एक्सेप्ट नहीं करा वो सुन्नी हो गए। इसके बाद हमें बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत के इतिहास को डिवाइड करा, हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास, फिर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस तरह से 3 इतिहासों में डिवाइड करा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना था जो राजा का धर्म होता है वही एकमात्र एक ऐतिहासिक आधार है बदलाव का। जबकि समाज में अर्थव्यवस्था बदल रही है, समाज बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है, इसको उन्होंने इम्पोर्टेंस, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में बदलाव को वैल्यू दी गई हमारे बाद के इतिहासकारों ने और लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिवीज़न को एक्सेप्ट नहीं करा, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज़ों का इतिहास या आधुनिक भारत। हमने अगर समाज में बदलाव आया, संस्कृति में बदलाव आया तो उस आधार पे इतिहास के बदलाव को एक्सेप्ट करा है। इसके बाद देखिए बताया गया आधुनिक काल क्या कहा गया है। वो काल जिसमें भौतिक उन्नति हुई हो, बौद्धिक प्रगति हुई हो। इसके अलावा भी और बेसिस होते हैं जिसमें आप आधुनिक काल को डिटरमाइन कर सकते हो। किताब में मेंशन्ड है कि इसके अलावा भी तरीके होते हैं। तो आप उन गंदे और छोटे विचारों पे मत जाए कि राजा का धर्म जो होगा उसी के आधार पे आपका साम्राज्य का इतिहास होगा। इसके अलावा हमें आगे बताया गया है कि अर्थव्यवस्था के बारे में, कि अर्थव्यवस्था जो थी भारत की इतनी समृद्ध हो गई थी जिसकी वजह से ब्रिटिश कंपनीज, मतलब व्यापारी कंपनियां यूरोप की भारत में आनी शुरू हो गई थी इसी टाइम पीरियड में। आप देखते हो 15-16 सेंचुरी में। तो आई होप समझ आया होगा। पूरा NCERT का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, सेकंड चैप्टर भी जल्दी आएगा। सो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स in chat box, of course, comment box. Please subscribe and follow for UGC NET and UPSC and for any competitive exams.